आगरा से एक बार फिर से आपको उम्मीदवार बनाया गया है, पार्टी ने भरोसा जताया है, जीत होगी तो कितने बड़े मार्जिन से अब होगी? डेमोक्रेसी का और महान जनता का अपमान होता है जो चुनाव से पहले अपनी जीत का संख्या बताते हैं, जबकि ये जब गुप्त मतदान है एक अंदाज लगाया जा सकता है, लेकिन जो चुनाव से पहले अपना तय कर लें तो इसका मतलब लगता है उनको बूथ कैप्चर करना है। तो मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का, और अपने महानगर संगठन से लेकर क्षेत्र के संगठन और प्रदेश और देश का, जिन्होंने पुनः एक बार ये अवसर प्रदान किया। लेकिन सपा बसपा का पिछला गठबंधन था जो एक खतरनाक गठबंधन था। दोनों नेताओं में, मैं बड़े दिल से बातें करता हूं, दोनों नेताओं में वोट ट्रांसफर करने की क्षमता थी। तब 2.5 लाख से जीते हैं। अब सपा अलग लड़ेगी, बसपा अलग लड़ेगी, और लोकदल का भी गठबंधन था जो जिसका गठबंधन अब हमारे साथ है। तो इसका मतलब है कि मार्जिन पिछली बार से ज्यादा बढ़ेगा। पिछली बार के चुनाव में 14 में मोदी जी को इस प्रत्याशा में वोट मिले थे कि गुजरात का मॉडल हिंदुस्तान का मॉडल बनेगा, प्रत्याशा में, उम्मीद में। लेकिन 19 में 14 से 19 तक के विकास कार्यों को लेकर के भी हुआ। लेकिन 24 में 14 से 19 वाले तो विकास कार्य हैं, 19 से 24 वाले भी, और 19 से 24 वाले बहुत गेम चेंजर हैं, जो बड़े काम हुए हैं। तो केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेके, राज्य सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार का लॉ एंड ऑर्डर, और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से कमल खिलेगा और 400 पार खिलेगा। अखिलेश यादव को करहल में आपने टक्कर दी, समाजवादी पार्टी में भी आप रह चुके हैं और सपा की रणनीति को आप बखूबी समझते हैं। अब कैसे प्लानिंग चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर? हम लोगों की जी, एक तो विवादित बयानों से बचना है और आपको मौका नहीं देना है। नंबर 2 बात, क्योंकि उसमें फिर विकास पीछे हो जाता है और वो ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है। नंबर 2 बात, सकारात्मक बातें करनी है, लाभार्थियों से मिलना है, कल्याणकारी योजनाओं को बताना है। इसको हैमरिंग कहते हैं कि बार बार बता करके, बार बार तो झूठ भी सच लगने लगता है, लेकिन सच बात को बार बार कहना है। अगर लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दे दें तो तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। उसका कारण है कि जो योजनाएं हैं वो राज्य को लेकर के एक भी नहीं है। दिल्ली की योजनाएं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक है। तो तमिलनाडु में भी लाभार्थी कोई ना कोई शौचालय का मिलेगा, अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का मिलेगा, अथवा शहरी आवास का मिलेगा, अथवा स्वनिधि योजना का मिलेगा, अथवा मुद्रा योजना का लाभार्थी मिलेगा, गैस के सिलेंडर का मिलेगा, सौभाग्य की बिजली का मिलेगा, किसान सम्मान निधि का मिलेगा, आयुष्मान कार्ड का मिलेगा, विश्वकर्मा योजना का मिलेगा, विधवा पेंशन का मिलेगा, दिव्यांग पेंशन का मिलेगा, वृद्धावस्था पेंशन का मिलेगा। तो लाभार्थी ये वोट डाल देंगे तो बहुत, एक विधानसभा जो मैं मध्य प्रदेश में बहुत जगह गया, उनकी छोटी विधानसभा है 2 लाख की, उसमें 65,000 के 70,000 के आसपास लाभार्थी थे। और ये कृतज्ञ राष्ट्र है, ये कृतज्ञ राष्ट्र नहीं है। लाभार्थियों की संख्या सर्वाधिक हमारे दलित भाइयों की है। दलित शोषित हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं, वंचित हो सकते हैं, हो सकता है दूसरों की तुलना में शिक्षा कम हो, लेकिन खानदानी बहुत होते हैं, कृतज्ञ बहुत होते हैं, एहसान बहुत मानते हैं। मुंह खाता है तो लाभार्थी की आंखें झुकती हैं। और 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल आयुष्मान में यदि किसी का इलाज होता है तो प्रधानमंत्री जी को आयुष्मान भव कहता है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि अभी जब हम चुनाव में जाएंगे, असीम भाई कन्नौज लोकसभा को जब लड़ा रहे होंगे तो कोई ना कोई कहेगा, पक्का कहेगा आपको हाथी मार का या साइकिल मार का, कि क्या ये योजनाएं मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं। तो आपको कहना पड़ेगा कि परम पूज्य बोधसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखित संविधान के किसी भी अनुच्छेद के किसी भी पेज पर यह नहीं लिखा है कि शौचालय देना केंद्र सरकार का कर्तव्य है और इस्तेमाल करना जनता का अधिकार है। ये योजना है, जैसे 5 किलो गेहूं और चावल देना लिखा हो,
या आवास बनाना हो या बिजली देनी विकास हो। को लेकर भी हम चर्चा करेंगे तो बघेल जी। मुंह और अगर खाता है तो आंखें झुकती हैं। ये मैंडेटरी योजना होती जो संवैधानिक होती तो कोई एहसान नहीं है। अगर ये संवैधानिक है तो सबसे बड़ी गलती संविधान को लिखवाने वाले जवाहरलाल नेहरू जी ने कई कार्यकाल में, फिर इंदिरा जी ने, फिर शास्त्री जी ने, इंदिरा जी ने, मोरारजी भाई चरण सिंह जी ने, देवगौड़ा गुजराल ने, वीपी सिंह चंद्रशेखर जी ने बड़ी भारी गलती की है। संविधान का अपमान किया, क्योंकि ये संविधान की लिखी नहीं है। ये मोदी जी के हृदय से निकली हुई योजनाएं। मैं अक्सर कहा करता हूं, ये योजनाएं क्यों बनी है। मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात एक कहानी है, जिसको डनलप पिलो पे सोने वाले, एसी में रहने वाले, राडो की घड़ी पहनने वाले इसको याद करके रट के 90% नंबर तो ला सकते हैं, लेकिन इसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है जिसने पूस की ठंडी रात एक पिछौरा में काटी हो। मैं तो पिछौरा बोल रहा हूं, राहुल गांधी तो पिछौरा भी नहीं समझ पाएंगे कि पिछौरा कैसे कहते हैं। मोदी जी ने 10 बाई 12 के कमरे में रह के सारे भाई रहे, माँ ने दूसरे के घरों में चौका बर्तन किया है, रेल का कोई टाइम नहीं होता है उसमें चाय बेची है, इसलिए ये कल्याणकारी योजनाएं। मैं तो पार्लियामेंट में एक दिन बहुत भावुक हो गया था। मैंने कहा, ईश्वर, जब तक डेमोक्रेसी रहे इस देश का प्रधानमंत्री महागरीब को बनाना, लेकिन शर्त एक है, लुटियन जोन में आके उसको अपनी गरीबी याद रहनी चाहिए, क्योंकि लुटियन जोन में आके बहुत जल्दी हम भूलते हैं। तो फिर गरीब कल्याणकारी योजनाएं रहेंगी। तो इस देश का जो सबसे बड़ा धोखा अगर किसी पर्सन ने दिया है इस देश में, और उस समय हम बहुत अशिक्षित थे, वो मिसेज गांधी ने कहा था, गरीबी हटाओ। मेरे गांव के लोगों को, मैं बहुत छोटा था, लेकिन मेरे गांव के लोगों ने ठंड में तापते हुए एक पंचायत की, असीम भाई, और उस पंचायत में कहा, देखो मिसेज गांधी ने कहा है गरीबी हटाओ, यदि गाय बछड़े पे हम पूरा गांव मोहर लगा दें तो गरीबी हट जाएगी। यदि वो गरीबी हट गई होती तो ये 80 करोड़ विरासत में मोदी जी को कौन मिले हैं, जिनको हम 5 किलो गेहूं और चावल निःशुल्क दे रहे हैं। मात्र 12,000 का शौचालय लेने के लिए एमपी, एमएलए और प्रधान के घर पर लोग लाइन लगाते हैं। जितने में एलवी का एक पर्स आता है, उतने में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हम लोग बनाते हैं। जितने में एरा का वॉश बेसिन खाली आता है पैसे वालों के यहाँ, उतने में हम ग्रामीण आवास बनाते हैं और वो खुश होते हैं। क्षेत्र का दौरा करते हुए एक महिला ने कहा, हम आंकड़े कहते हैं कि 4 करोड़ मकान बनाए, 4 करोड़ शौचालय बनाए, लेकिन उसका महत्व क्या है वो कोई हमसे पूछे। बिल्कुल, स्वच्छता को लेकर एक महिला ने मुझे क्षेत्र का दौरा करते हुए रोक करके कहा कि आपको 2 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। तो मैं बहुत जल्दी में था। तो आजकल मैं अपनी लोकसभा का सांसद कम हूँ, गार्जियन ज्यादा हो गया हूँ, क्योंकि धीरे धीरे 6 कार्यकाल में 3 पीढ़ी के टच में आ गया हूँ। तो अंदर घर गई, एक मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डाल के आरती उतारी। इस इलाके में बहुत नेताओं की आरती नहीं उतारी जाती है। तो मैंने कहा, आप इतनी खुश क्यों हैं? बोले, मोदी जी ने मकान दिया है। तो मैंने कहा, अपनी जो मेरी स्टाइल है कि तो क्या बड़ा काम किया है? तो उसने कहा, मैं छप्पर में खुले में सोती थी, डर लगता था रात में कपड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं और कोई शराबी ना निकल जाए। जब से मोदी जी ने मुझे मकान दिया है, मैं कुंडी बंद करके सोती हूँ और झटके सोती हूँ। ये झटके सोना का मतलब है जिसको शहर के लोग साउंड स्लीप कहते हैं। ऐसी एक विधवा ने कहा कि मोदी जी को मेरा राम राम कहना, क्योंकि मैं थोड़ा भ्रमण बहुत करता हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मैंने कहा, आप ही पोस्ट कार्ड लिख दो, वहां से जवाब आएगा। अच्छा, क्यों राम राम कहूं? तो उसने कहा, मेरी विधवा पेंशन जब आती है उसके 3 दिन पहले से मेरी बहू मेरे पैर दबाने शुरू कर देती है कि 1,000 रुपए आएंगे। तो खाली घर के खाने का ख्याल नहीं रखा है, मान सम्मान भी बढ़ाने का काम किया है। बिल्कुल, योजनाओं की भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इंडी गठबंधन की बात कर लेते हैं। क्या भविष्य देख रहे हैं आप इंडी गठबंधन का? चचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, इस सिद्धांत पर दुर्लभ संधि और दुर्लभ गठबंधन हुआ करेंगे। ऐसा ही इंडी एक गठबंधन हो रहा है जिसमें नेतृत्वहीन, सिद्धांत विहीन, केवल मोदी जी की लोकप्रियता से, की सुनामी से या बाढ़ से बचने के लिए एक पेड़ पर एक दूसरे का भक्षण करने वाले जीव जंतु इकट्ठे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये बाढ़ उतरे और कब हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। तो आप इस इंडी गठबंधन की बात कर रही हैं। आपके जन्म से पहले एक मर्जर हुआ था 1977 में, जिस अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर के कांग्रेस के खिलाफ पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ बनाया था। दीपक चुनाव चिन्ह था। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता कह लो या तानाशाही आपातकाल की,
उसके बाद जनसंघ का मर्जर हो गया। बताइए, एक इतनी बड़ी पार्टी मर्जर और पैक्ट में बहुत फर्क है। और दिया बुझा दिया गया, संसोपा प्रसोपा, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी और संगठन कांग्रेस एक जनता पार्टी बनी जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर जी थे। उसके बावजूद 27 महीने सरकार चली है। ना याद हो तो मैं याद दिला दूं। और एक प्रधानमंत्री फेल हो तो दूसरा बना, मोरारजी भाई और चरण सिंह जी मिला के 27 महीने। फिर गठबंधन हुआ, ये तो मर्जर हुआ था। फिर एक गठबंधन हुआ 1989 में, जिसमें वीपी सिंह साहब और चंद्रशेखर मिला के 16 महीने, जिसमें चंद्रशेखर जी के हिस्से में 4 महीने आए। इसके बाद फिर एक गठबंधन हुआ 1996 में, देवगौड़ा साहब और गुजराल साहब मिला करके 16 महीने। हम यूपी के संदर्भ में देखें तो बड़ा खतरनाक गठबंधन हुआ था सपा बसपा का 1993 में, लेकिन बहन जी के हिस्से में 4 महीने आए थे और 16 महीने मुलायम सिंह जी के हिस्से में आए थे, तो वो गठबंधन टूटा। हम आखिरी बहुत मजबूत गठबंधन की बात करते हैं, निवर्तमान चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था। और मैं देखिए फिर एक बार स्वीकार करूंगा कि उनमें वोट ट्रांसफर करने की क्षमता है। मैं कह देता हूं, बाकी लोग कह नहीं पाते हैं। और उसके बाद अभी जो एनडी है उसके नेताओं का ना तो यहाँ कोई एडमायरर है ना वोटर है, लेकिन सपा बसपा साथ में नहीं है। आज सपा बसपा साथ में भी आ जाए तो हमारा डर निकल गया है पिछले चुनाव को लेकर के। अब सैफई परिवार ने हिंदुस्तान के नक्शे को डाइनिंग टेबल पे रखा। वैसे हिंदुस्तान में तो उनका कुछ नहीं है, यूपी का मान लो, और टॉप 5 सीटें चुनी। ये टॉप 5 हैं, विकास वाली नहीं है जहां यादव और मुस्लिम भाइयों की संख्या ज्यादा है। तो एक साहब आजमगढ़ चले गए जिनका नाम अखिलेश यादव है, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने मैनपुरी छाटी, अक्षय यादव ने फिरोजाबाद, धर्मेंद्र जी ने बदायूं और सुश्री डिंपल यादव ने कन्नौज। और बहन जी से 1 लाख से लेके 1.25 लाख वोट लेने के बाद भी इनमें से 3 हारे हैं। ममता जी का तो यहाँ कोई वोट है नहीं है, तो इनमें से डिंपल यादव जी कन्नौज हारी हैं, फिरोजाबाद से अक्षय हारे हैं और बदायूं से धर्मेंद्र यादव हारे हैं। यहाँ मैं एक बात और पत्रकारों को कहना चाहूंगा कि जब बीएसपी अकेले लड़ती है तो जो वोट पड़ता है, और जब गठबंधन होता है तो वो वोट बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर से मेरे सामने बीजेपी को 1,05,000 वोट फिरोजाबाद में मिला, लेकिन जब सपा से गठबंधन हुआ होगा तो उनने दलित भाइयों से कहा होगा चलो वोट डालने चलो, देखते हैं कौन रोकता है, तो वो 1 लाख सवा लाख में कन्वर्ट हो गया होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि पिछली बार और मजबूत सीटें हैं फिरोजाबाद, कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़ और मैनपुरी, इसके बावजूद टॉप के 3 सेनापति चुनाव हारे हैं। अब जब वो पिछली बार 3 हार गए तो इस बार प्राप्त मतों में से 1.5 लाख वोट उनके और कम कर देना, तो मुझे लगता है कि एक आध सीट पे थोड़ा संघर्ष होगा, बाकी कुछ होना नहीं है। कौन सी सीटें मानते हैं कि संघर्ष होगा, चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने रहेगी? और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें कितनी सीटों का टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है? ये मेरे से जब नीचे कॉफी पीते हुए पूछोगी तो बताऊंगा। अभी मैं लोकसभाओं का नाम बताऊंगा तो वहां के हमारे प्रत्याशी कहते हैं यार आप हमारा माहौल खराब करते हो, और मुझे कुछ सच बोलने की ज्यादा आदत है, तो मैं वो नहीं कहूंगा कि कहां पर है, पता आपको भी है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कहेंगे। मैनपुरी, आजमगढ़, रामपुर जो सपा के गढ़ माने जाते हैं, वहां पर तो थोड़ी चुनौती होगी भी। चलिए अब इन्हीं सीटों पर आ जाते हैं। यदि आजमगढ़ को हम मानते हैं कि थोड़ा संघर्ष होगा तो उपचुनाव में हमने आजमगढ़ ले ली है। रामपुर आपने कहा तो उपचुनाव में रामपुर ले लिए। फिरोजाबाद ये हार चुके हैं, बदायूं हार चुके हैं, कन्नौज हार चुके हैं, संभल हार चुके हैं 14 में। अब मैनपुरी की बात है। मैनपुरी पर मैं आपको एक थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी 2019 के चुनाव में केवल 94,000 से चुनाव जीते हैं, और बहन जी वहां सभा करने गई थी, और बहन जी ने निश्चित तौर से सपा के, यादव कहना ठीक नहीं है, सपा के पीठ पर हाथ रखने के बाद कम से कम 1.25 लाख वोट दिया, तो मुलायम सिंह जी 94 से हारे, तो इसका मतलब है 29,000 से चुनाव हार रहे हैं। और अब मुलायम सिंह यादव जैसी पर्सनैलिटी वहां नहीं लड़ेगी। अच्छा, बहन जी की आप बात कर रहे हैं, क्या मायावती को एनडीए में शामिल करने की कोशिश की गई थी या बात नहीं बन पाई हो? मुझे लग रहा है कि ये तो उनका मामला है कि, लेकिन गठबंधन का प्रभाव देखो कि बहन जी के 19 में 10 एमपी आए, और जैसे गठबंधन टूटा तो 1 विधायक है, और उस विधायक की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा कि उमाशंकर सिंह के जीत में उनका पर्सनल योगदान बहुत बड़ा होता है। तो अब गठबंधन से 10 जीते और बिना गठबंधन के 1 विधायक है। बहुजन समाज पार्टी जब बनी थी तब भी 13 एमएलए आ गए थे और 1 एमपी आ गया था। तो चर्चा पर्चा खर्चा राजनीति में हमेशा रहना चाहिए। अब वो ट्विटर के द्वारा चर्चा में रहती हैं, घटना स्थल पे नहीं जाती हैं।
पर्चा कभी छपता नहीं है कि इस तारीख को इतने बजे बहन कुमारी मायावती जी कोठी मीना बाजार में एक सभा करेंगी, और खर्चा होता है जब मंच माला माइक बनती है। तो अब वो जमाना गया, अब कोई अपनी बिरादरी का पोप नहीं रहा है कि सीधे फतवा जारी करे। अब तो जामा मस्जिद से जारी होने वाले फतवा को भी कोई नहीं मानता है। क्या राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी रंग जमाएगी? जो सिक्का, जो करेंसी पहली बार में नहीं चलती है वो फिर बाद में कभी नहीं चलती है। सिनेमा के लगने पर शुक्रवार को अगर हफ्ते भर में नहीं चली तो दोबारा फिर कभी नहीं चलती है। तो ये दोनों लड़के एक बार आ चुके हैं ना, एक बार आ चुके हैं, और दोनों की हैसियत ये थी कि यूपी में 48 एमएलए आए थे, 49 एमएलए। तो जो वो ट्रेलर अगर था तो ट्रेलर ही पिट गया। ये पिक्चर है, तो पिक्चर तो ट्रेलर में ही पता चल जाती है ना, ट्रेलर में तो बहुत अच्छा अच्छा दिखाया जाता है। तो दो लड़के नहीं चले। दूसरा, जहां तक आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, वो अपनी परंपरागत खानदानी सीट अमेठी पर गए, परिवारवाद की बात, अमेठी गए और वो हार गए, और उनको हार का पता था, इसलिए वो केरल को भी उन्होंने चुना। तो जो अपनी पारिवारिक सीट पर चुनाव हार गए हैं तो उनका नहीं चल रहा है और उनका जादू नहीं चलेगा। मेडिकल के क्षेत्र में काफी तरक्की की है भारत ने, और इसको लेकर लगातार योजनाएं भी लाई जाती रही हैं। थोड़ी देर पहले आयुष्मान कार्ड का भी आप जिक्र कर रहे थे, इसका प्रोसेस भी बहुत आसान हो गया है अब लोगों के लिए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन तमाम लोगों को जिन्हें जरूरत होती है आयुष्मान कार्ड की, लेकिन कई बार नहीं बन पाता, और उसके लिए कैसे अप्लाई किया जाए? देश की आजादी के बाद अगर कोई पत्रकार मेरे से ये पूछे कि नंबर 1 किस योजना को मैं मानूंगा, आज तो मैं एमओएस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हूं। जब मैं एमओएस लॉ एंड जस्टिस था तब भी मैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आयुष्मान कार्ड का बहुत बड़ा प्रचारक था। क्योंकि जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल लेते हों, 12,000 का शौचालय, 2.5 लाख का मकान, 1,000 की विधवा विकलांग पेंशन की प्रतीक्षा होती है, 2,000 की किसान सम्मान निधि के लिए उस दिन की वेट करते हैं कि कब मोदी जी बटन दबाएं, 2,000 हमारे खाते में आए और हम 1 किलो मिठाई लेकर के अपने बच्चों के लिए जाएं। अगर हम गांव के लोग कभी बीमार होते हैं तो पहले दिन बीमारी को हम नोटिस में नहीं लेते हैं, दूसरे दिन चाय में अदरक डाल करके अपने कफ और कोल्ड को ठीक करने का असफल प्रयास करते हैं, तीसरे दिन अपने जेब में डले हुए पैसों की अपनी औकात के अनुसार अपने डॉक्टर का चयन करते हैं। वहीं पर पैसे वाले लोग बीमारी के अनुसार एक एक्सपर्ट का चयन करते हैं, स्पेशलिस्ट का चयन करते हैं। तो ये जब 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल वाले या मनरेगा का मजदूर, माफ करना 5 बीघे खेत वाला भी किसान जब डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहता है कि 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स चलेगा, तो मैंने सुना है कि वो, क्योंकि मैं एक 32 घरों के मकान में पैदा होकर के यहाँ तक आया हूँ, तो वो कहता भाड़ में जाए डॉक्टर साहब आपका कोर्स, मेरे पास 45 रुपए हैं, इसमें जितनी दवाई आती है उतनी दे दो। तब वो बिना रैपर की नीली पीली गोली कागज की पुड़िया में लपेट के देता है। तो ऐसे में ये धोखे से किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में, कॉर्पोरेट अस्पताल में घुस गए अगर किसी के कहने पे, लाइक मैदान ताज, अपोलोज, मैक्सिस, फोर्टिस, गंगाराम्स आदि आदि, पूरी जमीन बेच देंगे तो भी इलाज नहीं हो पाएगा और पूरे और महिलाओं के जेवर बिक जाएंगे और 5 रुपए सैकड़े पे ब्याज अगर लेंगे तो जिंदगी में नहीं बता पाएंगे। हम सबको मरना है, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में आयुष्मान कार्ड धारक इलाज के अभाव में नहीं मरेंगे। 31 करोड़ आयुष्मान कार्ड हम बना चुके हैं और 6.5 करोड़ लोग अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा चुके हैं। उसके अगेंस्ट 74,000 करोड़ रुपए हम निर्गत कर चुके हैं। 29,000 अस्पतालों को इनपेनल कर चुके हैं, जिसमें आगरा में भी 104 अस्पताल हैं और सभी अपोलोज, सभी मेदांता, सभी फोर्टिज, और इसमें डंडे से नहीं उनको इनपेनल किया है, स्वतः प्रेरित होकर के वो लोग आए हैं। तो ये बहुत बड़ी योजना है। मैं एक और योजना का नाम लेना चाहूंगा कि किसान सम्मान निधि के जो 32,000 रुपए अभी तक खाते में आ चुके हैं। ये सभागार बहुत बड़ा है, हमारा वाला मंच छोटा है। अगर खतौनी में एक कूड़ भी जमीन है किसी के देश में, ये कूड़ भी मैं ही जानता हूं, राहुल गांधी नहीं जानते, एक बिस्वा, आधा बिस्वा, चौथाई बिस्वा, बीघा का 100वां हिस्सा खतौनी में नाम है, तो फसल उसमें नहीं होगी 500 की, लेकिन 2-2 हजार की 3 किस्तें आएंगी। फसल तब हमारी है जब अतिवृष्टि से बच जाए, अनावृष्टि से बच जाए, ओले से, पाले से, कोहरा से, धुंध से,
निराश्रित गायों से, नील गायों से, लेकिन 6000 पक्के हैं। और हमारे देश में बंजर भूमि बहुत है, लेकिन अगर वो खतौनी में है, फसल हो या ना हो, असंचित भूमि बहुत है, लेकिन 6000 पक्के मिल रहे हैं। और मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान के 10,000 और मिल रहे थे, तो 10,000 रुपए मिल रहे हैं। तो ये किसान सम्मान निधि को मैं बहुत बड़ी मानता हूं। तीसरा, ये 5 किलो गेहूं चावल जरूरी नहीं हमेशा चले, लेकिन सरकारी नौकरियों में, नॉन गजेटेड सभी केंद्र की नौकरियों में और भाजपा शासित राज्यों की नॉन गजेटेड नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त करना मैं इस शताब्दी का तीसरा बड़ा काम मानता हूं, क्योंकि हमारी आबादी 140 करोड़ है, हम युवाओं का देश है, बेरोजगार बच्चे फार्म भरते हैं। तो ऐसी किसी इंटरव्यू में किसी एंकर ने कहा कि इंटरव्यू समाप्त करना क्यों बड़ा मानते हो, क्योंकि आप अपने पिताजी या ग्रैंडफादर से पूछना, हम लोग हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट को मोमिया में मढ़वा के रखते थे, रोजगार कार्यालय का चक्कर साइकिल से काटते थे, निकले हुए फार्मों को भरते थे, लिखित परीक्षा भी पास कर लेते थे, पिताजी पर रिश्वत देने वाले नोट नहीं होते थे, और बरादरी पे इतना बड़ा नेता नहीं होता था जो मुख्यमंत्री द्वारा भेजे जाने वाली सूची में हमारा नाम लिखा देता। ऐसे मेरे जैसे लाखों लोग योग्यता रखने के बाद बेरोजगार हो गए हैं और अब हल चला रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होता था, इंटरव्यू निकालने के लिए होता था। लेना है तो तुम आगरा की स्पेलिंग बता दो, नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बताओ। और मेरे जैसा बच्चा तो रेल भवन में चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बता के भी लौटा, तो वो बंदरबाट हो गई, तो सेन नहीं हुआ। अब असीम भाई भी इसी बात पर बात कर रहे थे, बच्चा आ रहा होगा तो आप समाज कल्याण विभाग में रोक नहीं पाओगे, और मैं हेल्थ में नहीं रोक पाऊंगा, और नहीं आ रहा होगा तो हम दोनों ले नहीं पाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू समाप्त हो गए हैं। पुलिस की भर्ती में फिजिकल विल नॉट काउंट इन द मेरिट, इट इज ओनली द क्वालिफाइंग, यू जस्ट क्वालिफाई, टेक द गेट पास एंड गो फॉर द रिटन। तो वो OMR सीट होगी। क्वेश्चन नंबर 1 4 आंसर, सही टिक किया पूरे नंबर, गलत किया 0, पूरे 0 पूरे 0। परीक्षक के हाथ में कुछ नहीं है, और ये कंप्यूटर बाबा हमारी बात मानेंगे नहीं कि हम उनसे कहें मैं भारत का स्वास्थ्य राज्य मंत्री हूँ, बाबा इसको नंबर दो, तो बाबा देने वाला कंप्यूटर बाबा, मुख्यमंत्री नहीं, तो वो देने वाले नहीं है। तो बोलिए, अब नौकरियों का युग है। आपकी न्यूज 18 का मैं पूरा भरपूर फायदा उठाऊंगा बच्चों के लिए, कि आज भी प्रतियोगिता दर्पण, प्रगति मंजूषा, कंपटीशन मास्टर, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, खन्ना वर्मा की जीके की किताब, हिंदी के अखबार, टेलीविजन की न्यूज को केवल 10-12 घंटे रोज पढ़ लो, तो बिना इंटरव्यू वाली नॉन गजेटेड नौकरी 40,000 की तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाएगी। जो बच्चे कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ता हूं मुझे कोई लेता नहीं है, वो अपने गार्जियन से झूठ बोल रहा है। जो गार्जियन कहता है मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है कोई ले, दोनों एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं। इसलिए जो नौकरियां लगी हैं वो 100% पारदर्शिता के साथ लगी है, चवन्नी भी उनकी खर्च नहीं हुई है। इसलिए बच्चों से भी कहना चाहूंगा, जब तुम्हें कॉल लेटर मिल जाए, किसी नेता के घर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम सफेद स्याह OMR सीट पे, एक बहुत अच्छा संस्मरण सुनाऊं, समाजवादी पार्टी की सरकार में एक बच्चे का सूची में नाम था, और वो सरकार पुलिस की भर्ती को, असीम भाई ज्यादा समझ पाएंगे, वो पुलिस की भर्ती को अपने हाथ में रखते थे। नंबर 1 फिजिकल 100 नंबर का, लड़के ने जंप की 14 फीट, लिख दी 16 फीट RI ने, और 100 मीटर इतने सेकंड में किया, इतने लिख दिया। तो 100 मेरे को कम दोगे तो मैं उधम करूंगा पुलिस लाइन में, मेरे बात किसको क्या दे रहे हो मुझे नहीं पता है, क्योंकि इंडिविजुअल आदमी फिजिकल करता है। तो ये 100 नंबर उनके हाथ में थे, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। दूसरा, लिखित इंटरव्यू 100 में 90 दे दो या 30 दे दो, 70 नंबर का अंतर कर दिया। इसीलिए एक जात विशेष के लोग जिले विशेष में ही सिलेक्ट होते थे। मैं एक खुल के बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूँ, कुछ जिलों विशेष में जात विशेष के लोग ही सिलेक्ट होते थे, और हमारे लड़के सुबह 5-5 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते बूढ़े हो गए, और बेचारों का चयन नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री के 5वें तल से भेजे वाली सूची में उनका नाम नहीं था। तो एक फिजिकल हाथ में रख लिया, इंटरव्यू हाथ में रख लिया, 200 नंबर। अब रिटन में क्या किया, 10 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, और शॉर्ट नोट पूछे, और एक निबंधात्मक पूछा। तो गांधी जी पर 50 शब्दों में 5 नंबरों पे एक टिप्पणी आई थी उस कार्यकाल में, मैं MP था उसी पार्टी से। तो बच्चे ने लिखा, गांधी जी बहुत अच्छे आदमी थे, अभी 50 नहीं हुए, तो गांधी जी दुनिया के सबसे अच्छे आदमी थे। फिर लिखा, गांधी जी इंदिरा गांधी के ससुर थे, गांधी जी 3 बार सांसद रहे थे। अब 50 शब्द हो गए, सूची में नाम था तो 4.5 नंबर दिए गए। अगर मैं परीक्षक होता तो डबल 0 देता। मैं तो इस बात पे भी नंबर नहीं दूंगा कि गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे, 30 जनवरी 1948 को मर गए थे, मोहनदास करमचंद गांधी नाम था, पोरबंदर के दीवान के बच्चे थे। नहीं, गांधी नहीं पैदा हुआ,
गांधी तब पैदा होगा जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस आएगी, पैक्ट आएगा, डांडी मार्च आएगा, करो या मरो आएगा, ये आएंगे तब गांधी डांडी मार्च आएगा, नमक तोड़ो आंदोलन आएगा, गांधी तो तब पैदा पहचान होगा। गांधी जी लेकिन मैं कांस्टेबल से ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूं कि वो बहुत ज्यादा लिखे, लेकिन कुछ तो गांधी को लिखे। बताइए, उस बच्चे का जिसका सिलेक्शन हुआ होगा, उसने एक पढ़ने वाले बच्चे को रेस से बाहर कर दिया होगा। ये घोर पाप हुआ है। मुझे लगता है यही सजा समाजवादी पार्टी को मिल रही है, जो उन्होंने जमीनों पे कब्जे किए थे, जो पकड़ें करी थी, जो अपहरण किया था। बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था, मां दरवाजे पे खड़ी रहती थी कि कहीं उसकी पकड़ तो नहीं हो गई। दुकानदार अपनी दुकान को बंद करके नियत समय से, रोज वाले समय से एज रूटीन आधा घंटा लेट हो जाती थी तो पत्नी सोचती थी थैला तो नहीं छिन गया, गोली तो नहीं लग गई। और किसानों ने हमारे गांव में खेत में रात में पानी लगाना बंद कर दिया था, क्योंकि वहां से अपहरण होती थी। और जो आगरा के डॉक्टर सबसे कहते हैं वॉक किया करो, उन्होंने वॉक इसलिए बंद कर दी थी कि भूरा यादव नाम का एक अपराधी केवल डॉक्टरों का अपहरण करता था और 1 करोड़ से कम नहीं लेता था। तो मैं कह सकता हूं कि यदि गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, तो मोदी जी का कार्यकाल कल्याण योजनाओं का, गरीब कल्याण योजनाओं का और मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर का, ये उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग है। मैं गौरव शर्मा यहाँ पर बैठे हैं, मैं सिकंदरा से एक शादी से आ रहा था, रात 2:40 पर एक महिला को स्कूटी पे चला रही थी और उसकी बेटी बैठी थी और दोनों कम से कम आधा किलो सोना पहने थे। तो मैंने कहा था यार फोटो खींच लो, तो इन्होंने कहा कहीं बुरा ना माने, तो मैंने कहा फोटो खींचो। ये बताना चाहूंगा कि 1:40 पर माँ और बेटी सोने से लदी हुई स्कूटर पे जा रही हैं। ऐसा दृश्य या तो मैंने गुजरात में गरबा होते हुए बड़ौदा और अहमदाबाद में देखा था, या आगरा में देखा है। मेरी बेटी मेरी ही उस समय की सरकार में जब मेडिकल कॉलेज में लखनऊ पढ़ने जाती थी, हर आधा घंटा हम पूछते थे कहाँ पहुंचे, अब कहाँ पहुंचे, अब कहाँ पहुंचे। फिर कहते थे जब टैक्सी में बैठ जाओ तो उसका नंबर बोल बोल के बोलना, पापा गाड़ी नंबर इसमें हम बैठ गए। जब हॉस्टल में अंदर घुस जाना तब एक करना, तब जाकर के नींद आती थी। आज किसी की भी बेटी कहीं भी जाए, लेकिन वो सब नहीं। देखिए, क्राइम लेस सोसाइटी तो कभी नहीं हुई है, लेकिन सपा बसपा की तुलना में अपराध बहुत कम है। और यदि अपराध होते हैं तो मैं आगरा पुलिस को जानता हूं कि वो वर्कआउट कर देते हैं 7-8 दिन में। कानून व्यवस्था को लेकर तो उत्तर प्रदेश की पूरे देश में चर्चा हो ही रही है, और मेडिकल के क्षेत्र की जैसा कि हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आयुष्मान कार्ड का तो अच्छा, आपने वो जिक्र मैं किया। आयुष्मान पे अटक गया था खाली। हमें 372 मेडिकल कॉलेज विरासत में मिले थे। अब बहस एक होनी चाहिए, असीम भाई, अगला जो भी भाषण दो 67 बनाम 10, 67 साल में 374 मेडिकल कॉलेज और 10 साल में 14 से 24, 10 साल में 750। विरासत में 5 एम्स मिली थी 67 साल में और 10 साल में 22। यूजी की सीटें 50,000 के आसपास थी, अब 1 लाख से ऊपर। पीजी के बिना आजकल कोई हाथ नहीं दिखाता है डॉक्टर को, तो पीजी के 129% हम लोगों ने बढ़ा दी। कल ही मुख्यमंत्री जी सेफ ही गए थे, 300 करोड़ रुपए का सुपर स्पेशलाइजेशन का आगरा के एशियन मेडिकल कॉलेज को 400 करोड़ हम लोगों ने दिए हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट हम लोग रख रहे हैं, अभीम के में बहुत पैसा दे रहे हैं, और कालाजार पर हमने लगभग मुक्ति पाली है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पहला जो मेडन स्पीच मैंने, जब हम लोग एमपी एक साथ बने थे, तो कालाजार पे था, जापानी इंसेफेलाइसिस पर था और डेंगी पर। डेंगी तो कद एक सीजनल है, लेकिन कालाजार पे सिकल सेल एनीमिया का टारगेट दे दिया है कि 2047 पर आदिवासी भाई 35 साल में मर जाते थे। ट्यूबरकुलोसिस को हम 2025 में मुक्त पाएंगे और एचआईवी मरणासन नहीं रहेगी, इसमें भी 10 साल में विजय प्राप्त कर लेंगे। और अभी आयुष्मान भव यात्राओं में 12 करोड़ लोगों ने अपने शुगर चेक कराई है, 15 करोड़ लोगों ने हाइपरटेंशन कराया। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हेल्थ सेक्टर प्रधानमंत्री जी के भी बहुत नजदीक है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भी बहुत नजदीक है, क्योंकि गोरखपुर में उन्होंने खराब इलाज में और ये संचारी रोगों में बच्चों को बहुत मरते हुए देखा। देखिए, आयुष्मान कार्ड तो दे दिए, लेकिन गरीबों के लिए क्या जरूरी होता है? पीएचसी, सीएचसी, कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इनकी दशा बहुत खराब है, वो कब सुधरेगी? नहीं, वो सुधर रही है। देखिए, कभी भी किसी को 100% कंप्लीट का सर्टिफिकेट मिलना ही नहीं है, लेकिन मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि 1,56,000 अब उनको हम आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर कह रहे हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को। ऐसी हमारी सीएचसी हैं, जिला अस्पताल हैं, और मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि टेली मेडिसिन के द्वारा आप टेली संजीवनी के माध्यम से आप टेलीफोन पर बात कर सकते हैं
और मानस टेली के द्वारा हमारे मानसिक रोगी भी बात कर सकते हैं। और 54 करोड़ लोगों ने हम लोगों से इस प्रकार की सलाह भी लेने का काम किया है। टर्सरी केयर के लिए अब कमिश्नरी पर एक अच्छा अस्पताल है और एम्स 22 हो गए हैं, तो कुल मिला के इलाज के लिए 5 लाख रुपए भी हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यदि आयुष्मान कार्ड नहीं है तो भी तो लोग अमीर नहीं है, बॉर्डर लाइन वाले, तो वो अगर बीमार होते हैं तो प्रधानमंत्री जी के नाम एक दरखास्त लिखेंगे, अपनी कथा व्यथा लिखेंगे, एमपी का लेटर लगवाएंगे, अपना आय प्रमाण पत्र लगाएंगे और डॉक्टर का एस्टीमेट लगाएंगे, तो संबंधित अस्पताल में 40% पैसा पहुंच जाएगा और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी 50% पैसा मिलता है। और किसी को लिवर ट्रांसप्लांट कराना हो या हार्ट ट्रांसप्लांट होना है या किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, लंग्स ट्रांसप्लांट हो, हम 15 लाख रुपए तक उसकी सहायता करेंगे। अच्छा, एक अच्छी बात ये भी है कि इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ गया है मेडिकल क्षेत्र में, उसके लिए सरकार ने क्या रणनीति अपनाई? नहीं, मैं समझा नहीं आपका सवाल। इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया है मेडिकल के क्षेत्र में, चाहे हम जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे थे, तो उसके लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए? सरकार ने ये कदम उठाया है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की योजना है। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी हम बहुत आगे ओडीओपी में। अब कभी हमने कल्पना करी थी कि मैनपुरी में मेडिकल कॉलेज होगा, एटा में मेडिकल कॉलेज होगा, फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज होगा। आगरा में तो था एसएन मेडिकल कॉलेज 1934 का है, लेकिन अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज है, मैनपुरी में मेडिकल, जालौन में मेडिकल कॉलेज है। कुल मिला के ये कहना है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में के तहत अब वही जिले बचे हैं, जैसे इटावा में औरैया बना है या अलीगढ़ में हाथरस नया बना है या एटा से कासगंज नया बना है, उनको भी लेंगे। तो एक तो यह है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, यूजी की संख्या बढ़ा रहे हैं, पीजी की संख्या बढ़ा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात एक और हुई है कि मोदी जी हैं जिन्होंने नीट यूजी और पीजी में ओबीसी का 27% आरक्षण दिया है और ऊंची जात के 10% ईबीएस को भी यूजी में और पीजी में नीट में आरक्षण देने का काम किया है। फिर आयुष्मान भारत हेल्थ रिकॉर्ड हम लोग रख रहे हैं। एक हमारी आईवी में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में एम्स भी जहां जहां जरूरत होगी और बनाएंगे। सुपर स्पेशलिटी के लिए लगभग हर मेडिकल कॉलेज को 300-400 करोड़ देने का है। और हेल्थ के विभाग में एक सबसे अच्छी बात हुई है कि जन औषधि केंद्र 10,000 खोले हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देशित किया है इसको 25,000 तक ले जाओ। मैं न्यूज 18 के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहूंगा कि अगर आप जन औषधि केंद्र पर दवाई लेंगे तो 50% से लेकर 90% तक पैसे की बचत होगी। और अमृत फार्मेसी में जाकर जो कैंसर की दवाई लेंगे तो आपको 70-80% बचत होगी। चिकित्सकों से एक अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया वो दवाइयां भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखें जो जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध हैं। इलाज सॉल्ट से होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से नहीं होता है। पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल है। अब ये क्या, तो ये थोड़ा सा कहने की हिम्मत करता हूं, फिर कई बार सोचता हूं कि विवादों में ना पड़ूं। वहां मत लिखिएगा जहां से कमीशन आता है, कुछ तो गरीबों पर रहम करिएगा। ये भी एक बहुत बड़ी कृपा है कि आपने वो प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया जो जन औषधि केंद्र पर है, जो 500 की दवा मार्केट में मिलेगी उसको केवल 150 में मिलेगी। तो ये क्या दान नहीं है? शंकर जी, अगर मैं कहना चाहूंगा कि शनि भगवान पर एक टैंकर तेल चढ़ा दोगे तो उतने वो खुश नहीं होंगे जितना किसी गरीब का वाजिब दाम में इलाज करा दो, क्योंकि ही इज द गॉड ऑफ जस्टिस। कोई जुडिशरी मैनेज हो सकती है, शनि भगवान मैनेज नहीं होते। वहां पैदा किसी को करना है, पालना किसी को है, मारना किसी को है, न्याय किसी को करना है। तो वो नहीं, वो तो एक परीक्षा पास करके आए हैं, तो वहां तो कुछ भी नहीं है शनि भगवान के यहाँ। तो फिर मेरा अनुरोध है कि कृपया जन औषधि केंद्र की दवाइयों को लिख दें। और मैं मरीजों से भी कहना चाहूंगा, ये भ्रांति निकालो हमें तो फलाने की ही दवा लगती है, ये कौन सी बात हुई है? और उस मेडिकल स्टोर पे जाना बंद करो, डॉक्टर से चिकित्सक लोगों बुखार आ रहा है वो कुछ भी दे देते हैं। इस देश में जब मैंने कक्षा 6 में अंग्रेजी पढ़ी है, उसके पहले मैं जब दवाई खरीदने जाता था तो क्या लोकल टेस्ट एक्स्ट्रा में पढ़ पाया था? और क्या लिखा होता है एक्सपायरी डेट, क्या मैंने एक्सपायरी डेट 11 साल की उम्र तक पढ़ पाई थी? तो 11 साल की उम्र तक तो मेरे से बहुत दवा मंगाई गई है, जो लाला ने दे दी वो मैंने ले ली, क्योंकि आपने मुझे अंग्रेजी ही पढ़ाई कक्षा 6 में जब 11 साल की उम्र थी। तो हम इसका मतलब एमआरपी भी नहीं पढ़ पाते थे और हम एक्सपायरी डेट नहीं पढ़ पाते थे। जो झोंक दिया हमको, जो दे दिया वो हमने ले लिया। और कई तो दवाई ऐसे कागज की पुड़िया में होती थी, उसमें तो एक्सपायरी डेट होती ही नहीं थी। चलिए, सुधार हुआ है बहुत सारी चीजों में।
विपक्षी दलों की अगर बात करें, इन दिनों एक सिलसिला चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे विपक्षी दलों के नेता शामिल हो रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? इस समय राजनीति में 3 शब्द बहुत तेजी के साथ तैर रहे हैं, भय, भगदड़ और भ्रम। बल्कि कुछ लोग जो प्रधानमंत्री का दिवा स्वप्न देखते थे, जो विभिन्न मुख्यमंत्रियों से वो बुके दे करके मिलते थे, एक को तो वहीं निपटा दिया तेलंगाना में ही, माननीय प्रधानमंत्री को। उनकी पार्टी का एज ए राजनीतिक कार्यकर्ता होने के बावजूद मुझे चिन्ह ना पता हो, क्या ऐसे आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? नंबर 2 बात, कुछ लोग और बनते थे तो एक नेवी की परंपरा है, कानून नहीं है, कि पानी का जहाज जब डूबता है तो कैप्टन नहीं भागता है। पंडित मुल्ला इस बात के प्रतीक हैं कि खुखरी से बच के भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने जल समाधि ले ली थी। लेकिन आजकल प्रधानमंत्री के कई कप्तान अपने अपने जहाजों से भाग रहे हैं। ये मोदी जी की लोकप्रियता की निशानी है। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि ईडी का डर दिखाकर हमारे नेताओं को अपनी ओर कर रही है बीजेपी। चलिए, आज बहुत खुल के बात कहता हूँ, जिसके घर ईडी गई है, तुम्हें कसम है जो तुम्हें सबसे प्रिय हो, सोने से पहले अपनी गिरेबान में झांक के देखना कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति राजनीति में आने से पहले जो थी, क्या आज वही है? तुम्हारे पास मकान उतने ही है जितने पिताजी ने दिए थे, बीबियों के गले में सोना चांदी हीरे जवाहरात उतने ही है जब शादी में चढ़े थे, और यह जवाब आता है कि नहीं ये बढ़े हैं, तो फिर ईडी पर आरोप ना लगाएं, सीबीआई पर आरोप ना लगाएं। और ये संवैधानिक संस्था है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की संवैधानिक संस्थाओं में पूरा विश्वास है, उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। एक जमाना था जब मैं एमपी था, सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते थे। विपक्ष ये भी कहता है कि बीजेपी तो वॉशिंग मशीन बन गई है, और जब भी कोई पार्टी का नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उसकी छवि एकदम साफ हो जाती है। बुद्ध को अचानक एक दिन ज्ञान प्राप्त हो गया था, अंगुलमाला डकैती डालते थे, अचानक एक दिन उन्होंने ये सब छोड़ दिया। ऐसी वाल्मीकि जी के साथ है। और जो गोस्वामी तुलसीदास प्रेम में आसक्त सांप को रस्सी समझ करके चढ़ गए थे, केवल जब उनकी पत्नी ने कहा कि जो होती राम में है, क्या है ऐसी कुछ वो है, हाड़ मास मम देह में तामे ऐसी प्रीत जो होती भगवान में है, तो तुलसीदास जी में फिर परिवर्तन आया और रामचरितमानस लिख गई। तो किसी भी के जीवन में कभी भी परिवर्तन आ सकता है, और केर बेर का संग साथ में नहीं चल सकता है। तो जब लोगों ने अपने हृदय में परिवर्तन लाए होंगे तो स्वागत है उन सबका। यूसीसी का नोटिफिकेशन लोकसभा चुनाव से पहले जारी होगा, इसे कैसे देखते हैं आप? मैं समझा नहीं फिर आपकी बात। यूसीसी का नोटिफिकेशन जारी यूसीसी का? जी जी जी। हम चांद पर हो आए हैं, हम दुनिया के विकसित राष्ट्रों के अध्यक्ष हो चुके हैं, G20 के। ये देश संविधान से चलेगा, आईपीसी से चलेगा, सीआरपीसी से चलेगा, सीपी से चलेगा, लैंड लॉ से चलेगा, मोटर व्हीकल एक्ट से चलेगा, एक्साइज एक्ट से चलेगा। ये कबीलों की संस्कृति से नहीं चलेगा। जब एक देश एक संविधान है तो शादियों के तौर तरीके, तलाक के तौर तरीके, गोद लेने के तौर तरीके और एडॉप्टेशन के, ये सब अलग नहीं चलेंगे। ये कबीलों की संस्कृति नहीं चलेगी। अब देश में 1 नेशन 1 कानून ही रहेगा। जब 1 नेशन 1 ग्रेड हो गई है, 1 नेशन 1 राशन हो गया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में हम सोच रहे हैं, 1 नेशन 1 आयुष्मान हो गया है, तो 1 नेशन 1 तलाक, एक ही तरीके से, एक ही तरीके से विच्छेद, एक ही तरह से के विवाह और एक ही तरीके से गोद लेना, ये सब। और कितना बदलाव आएगा इसके बाद? यूनिफॉर्म यूसीसी का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर हम स्कूल में आप पहन के जाओ टॉमी हिल फिगर और मैं पहन के जाऊं पटरे का पजामा, तो अच्छा लगेगा। क्लास में बैठ के हमें पता चल जाएगा कौन पैसे वाला है, कौन मध्यम वर्ग है, कौन गरीब है। तो यूनिफॉर्म हमेशा यूनिफॉर्मिटी पैदा करती है। इसलिए जिस प्रकार से स्कूलों में लोगों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, यूनिफॉर्म होती है। जब फौज में अलग अलग पहने फैशनेबल, पुलिस एक खाकी पहने एक हरा पहने, तो ये धौलपुर की पुलिस कहलाएगी, ये राजा की पुलिस कहलाएगी, ये सरकार की पुलिस नहीं कहलाएगी। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है यूनिफॉर्मिटी अमंग द सिटीजन ऑफ द इंडिया। तो फिर उसमें एक देश एक कानून से ही करना चाहिए। और मुझे लगता है इसका दुष्परिणाम हो रहा है। मैं मुस्लिम महिलाओं से मिला हूं, बहुत मिलता हूं, हर इतवार को एक पंचायत भी करता हूं टूटी हुई शादी की। तो वो कहती है कि एक तलवार हमारे कंधे पर, गर्दन पर हमेशा लटकती रहती थी कि 3 शब्द बोल दिए, तलाक तलाक तलाक। माफ करना, मैं मुस्लिम होता तो तलाक ही हो गया होता सामने।
और यहाँ खातून हमारी बीवी बैठी होती, तो मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि 3 बार बोले तलाक 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 तो तलाक हो गया। 7 जन्मों का बंधन ऐसे नहीं हो सकता है। अगर आप कयामत में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं 7 जन्मों की, तो भी शादी जैसी इतनी महत्वपूर्ण संस्था 3 शब्दों से नहीं होना चाहिए। और एक तरफ हिंदू महिलाओं की एक जोड़ी चप्पल घिस जाती है, और जब दोनों जाके कहते हैं जज साहब हम नहीं रहेंगे, हम साथ में नहीं रहना चाहते, तो भी वो कहते हैं कि 6 महीने बाद आना। और जज साहब को पता है कि एक बाएं मुड़ेगी और एक बाएं मुड़ेगा, और दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो भी शादी को बचाने के लिए 6 महीने दिए जाते हैं। तो ऐसा तलाक ठीक नहीं है। वो है ना कि क्या था एक शेर, एकदम याद नहीं आया, तैयारी करके नहीं आया, कि दे तो रहे हो तलाक उसके साथ, मेरी शबाब भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ। तो शबाब नहीं लौटता है ना, मेहर तो लौटा दी जाती है। जी, सवाल ये उठ रहे हैं कि एक धर्म विशेष के कुछ ऐसे धर्म हैं जिनके अधिकार छिन जाएंगे, तो क्या ऐसा होगा? अधिकार होते ही नहीं है किसी का। जो अधिकार देगा इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन देगा आपको। जब मौलिक अधिकार एक है, मौलिक कर्तव्य एक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता एक है, संपत्ति का अधिकार एक है, तो ये अधिकार किसने दे दिए? अगर 1192 में तराई में नहीं हारे होते तो ये कानून यहां पर चलता। तो देश का जो मूल है, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई बाहर से आए हैं, जो मूल देश है, फिर हमारे यहाँ कुछ प्रथाएं आई, कोई रीत आए, कुछ रिवाज आए, वो रीत रिवाज हैं, वो कानून नहीं है। 1192 में मोहम्मद गोरी ने यदि पृथ्वीराज चौहान को नहीं हराया होता, फिर गोरी, फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर शेरशाह सूरी, फिर खिलजीज, फिर तुगलक, फिर लोदीज, फिर मुगल्स, तो ये सब होता क्या? तो आप मानो ना, ये हम देश के बाशिंदे हैं, अब देश का जो कानून है वही होना चाहिए। और माइनॉरिटी, अगर माइनॉरिटी का कानून चलाएगी तो हमेशा ये सेपरेट वाली बात होगी। हम रचेंगे बसेंगे तभी जब रीत रिवाज तो माने, परंपराएं का इज्जत करें, लेकिन ये सब चीजें भारत के संविधान के अनुसार ही होनी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आगरा की तस्वीर कितनी बदली है डबल इंजन की सरकार आने के बाद? विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें 100 में 100 नंबर कभी भी नहीं मिलेंगे 200 साल। जब मैं पहली बार एमपी बना था तो मेरे पास ट्रैक्टर भर के आते थे कि बेटी की शादी अगले महीने, मिट्टी की सड़क डलवा दो। फिर आए पत्थर डलवा दो, फिर आए काली करवा दो, काली करने पे तो बैंड बाजे, फिर आए सीसी करा दो। मेयर साहब, पार्षद से लेके मेयर तक तो यही रहा होगा ना, मिट्टी, देन खरंजा ईंट का, देन पत्थर का खरंजा, फिर काली, फिर सीसी, फिर टाइल्स। तो ये विकास सब हुए हैं। दूसरा, स्मार्ट सिटी आगरा में मेट्रो का कल ही उद्घाटन हुआ है। तो हम 6, उत्तर प्रदेश में 6 हैं, उनमें से हम एक हो गए। हमारा 82 साल पुराना एयरपोर्ट है। और माफ करना, मैं बहुत आलोचना नहीं करता किसी की, लेकिन तब एनजीटी नहीं थी, तब टीटीजेड नहीं था, जब मेरे सीनियर एमपी लोग होते थे, और तब सुप्रीम कोर्ट में बहुत बहुत रिटें नहीं होती थी। एक हवाई जहाज कभी कभी चलता था, दिल्ली आगरा खजुराहो बनारस। आज आगरा दिल्ली, आगरा लखनऊ, आगरा मुंबई, आगरा अहमदाबाद, आगरा जयपुर, आगरा बेंगलुरु हो गया है। सिविल एयरपोर्ट के लिए 100% जगह एक्वायर हो गई है। सबसे कठिन काम है पर्यावरण की एनओसी, वो मिल चुकी है, टेंडर हो चुके हैं। टेंडर जैसे ही खुलेंगे, हो सकता है कि भूमि पूजन भी आचार संहिता से पहले हो जाए। दुनिया का कोई व्यक्ति जब पर्यटन की दृष्टि से भारत आता है तो ताजमहल को मद्देनजर रख के आता है, फिर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जाता है। तो जैसे ही हमारा ये सिविल इनक्लेव बन जाएगा, हम अपने राज्यों की हर राजधानी से एक जहाज हमें जरूर मिलेगा। और जब यहाँ मिलेगा, यहाँ रुकेंगे, तो यहाँ भोजन करेंगे, यहाँ कुछ शॉपिंग करेंगे, नाइट लाइफ यहाँ गुजरेंगे, तो आगरा के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। बहुत सारे विपक्ष के ऐसे नेता हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो नहीं पहुंचे, और सनातन को लेकर भी हम देख रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर भी कई ऐसे विवादित बयान दिए जाते हैं, चाहे एसपी मौर्य की हम बात कर लें। उन बयानों को किस तरह से आप देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? राम जी का श्राप मौर्य जी को तो लग ही गया। दूसरा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में पता नहीं कितने कांडों में सब चीजें अच्छी लिखी, तो एक चौपाई पे क्या उनका दिमाग खराब हो गया था? हम अपने अनुसार ढोल गमार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी अपने अनुसार लगाते हैं, तो ये तो बात गलत है। मेरे जैसे आदमी को गोस्वामी तुलसीदास जी की समीक्षा करने का, मीमांसा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं हूं या स्वामी प्रसाद मौर्य हूं। मैं मौर्य जी से या बाकी लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं,
कि जब सब लोग इस बात को मानते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक तो बुद्धिजीवियों के साथ बड़ी परेशानी है कि किसी भी कार्यकाल के हों ये एक दूसरे की अधिकारता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जो 108 साल पहले 1,08 साल पहले त्रेता में हुए थे, महर्षि वाल्मीकि की रामायण में जो लिखा है, तात्कालीन चाहे हमारे दुर्वासा जी रहे हों या अगस्त जी रहे हों या भारद्वाज जी रहे हों अथवा वशिष्ठ जी रहे हों अथवा विश्वामित्र जी रहे हों, किसी ने कहा है कि वाल्मीकि जी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई नहीं थे, एक 5वां भी था। कौशल्या के कई सुमित्रा 3 रानियां नहीं थी, एक चौथी भी थी। आपने गलत लिख दिया है कि मंथरा कुबड़ी थी, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ त्रेता। ये किसी ने लिखा है। किसी ने ये लिखा है कि लवकुश 2 बच्चे नहीं थे, तीसरा भी था। दूसरे पक्ष में किसी ने लिखा है कि रावण का बेटा मेघनाथ नहीं था। आप गलत लिख रहे हो। कुंभकर्ण भाई नहीं था, या मंदोदरी पत्नी नहीं थी, या हनुमान जी नहीं थे, या जामवंत नहीं थे। जब ये सब बातें सही थी तो जन्मभूमि पे विवाद क्यों था? राम है, ये गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, रानू इब्ने सफी भी है, या जेम्स हेडली चेज के पात्र नहीं है। अस्तित्व को लेकर ये ही थे, सवाल ये हैं, रहेंगे जी। कुछ नेता तो राम के अस्तित्व को लेकर ही सवाल उठा देते हैं। कुछ लोग बड़े होने पर माँ से कुछ और सवाल ना पूछने लगे। मुझे बड़ा इस बात का दुख है। ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे तो फिर और निजी सवाल ना माँ बाप से पूछने लगे। तो दुनिया ऐसी नहीं चल रही है, ऐसे ही नहीं चल रही है। हम तो यहाँ पर भी आते हैं, मथुरा की तरफ चलते हैं। किसी ने कहा है, सूरदास जी के सूर सरोवर पर किसी ने लिखा है कि देवकी के पुत्र नहीं थे, या यशोदा जी ने नहीं पाला था, या वासुदेव उनके पिता नहीं थे, या नंद बाबा ने नहीं पाला था, या राधा जी नहीं थी अथवा रुक्मणी नहीं थी। इवन उनकी राधा जी की सहेलियां जो हैं 2, ललिता और वो, उनका तक नाम है। मनसुख दोस्त का भी नाम है, तो सुदामा मित्र का भी नाम है। ये सब सही है। तो यहां पर क्या दिक्कत हो रही है कि वो वहां पैदा नहीं हुए थे। और एक बात और देखिएगा, अब मैं थोड़ा क्रीज से बाहर आ रहा हूं। क्रीज से बाहर ये आ रहा हूं कि मकान मालिक और किराएदार की लड़ाई में एज ए पुलिस ऑफिसर भी मैंने देखा और एज ए लॉ एंड जस्टिस भी देखा, मकान मालिक की जीत होती है। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। लोअर कोर्ट में हारेंगे तो आप बड़े में ले जाएंगे, बड़े में हारेंगे तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लास्ट में मकान मालिक की ही जीत होती है। मैं यहाँ मकान मालिक और किराएदार का भी रिश्ता नहीं रखूंगा, माफ करना। और मैं बहुत सेकुलर आदमी हूँ, बहुत इस प्रकार की राजनीति मैंने जिंदगी में नहीं की है, लेकिन कुछ तथ्य हैं जो मुझे बोलने ही पड़ेंगे। और वो मैं ये बोलना चाहूंगा कि तलवार की दम से लेना, उसको हम अदालत के माध्यम से ले रहे हैं। अब एंथ्रोपोलॉजी एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, बाकी एविडेंस होगी। ये क्या आप बात मानते हैं कि बनारस 1 किलोमीटर स्क्वायर में था जब औरंगजेब थे, तो मस्जिद बनानी थी तो मैंने मंदिर से आधा किलोमीटर दूर गेहूं होते हुए देखा है आज से 35 साल पहले। एकदम चिपकाना जरूरी था। अब बोलिएगा किसकी गलती है? नंबर 2 बात, राम जहां पैदा हुए हैं अभी जमीन बिकी है। नवीन भाई, मैं अम्बेडकर नगर का प्रभारी मंत्री था तो मैं अयोध्या जी होके जाता था, तो 22 बार गया हूं मैं जब भगवान जी टेंट में थे। मंदिर से 700 मीटर दूर धान के खेत थे। भैया वो बनानी थी तो जरा 3 किलोमीटर दूर बना लेते, उस समय कौन मना करता। और जब जहां किशन जी हैं चिपटा हुआ, अगर आप कोहनी कैसे करेंगे तो आपकी मस्जिद में कोहनी टकरा जाएगी। अब मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं, ये संयोग है या अतिक्रमण है? मथुरा आज भी हमारे देखते देखते, जय गुरुदेव जी का जो बना है, खेत होते थे, वो जो कृपाल महाराज का बना कितना बड़ा, वहां खेत हुआ करते थे, हमारे सामने सब बने। जो माता की बहुत बड़ी बनी है, जो अंग्रेजों का मंदिर हमारे सामने बना, तो बिहारी जी से कितने पास में जगह खाली पड़ी थी। तो ये बात तो गलत है, ये बात गलत है। तो बड़े मन से स्वीकार कर लेना चाहिए कि पुरखों ने अगर कोई गलती करी है तो वर्तमान पीढ़ी को इस बात को स्वीकार कर लेनी चाहिए। बाकी अदालत में तो फिर एविडेंस के आधार पर फैसला होगा ही। चलिए, अब आपकी हॉबीज के बारे में, आपके पर्सनल व्यूज थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि दर्शक आपको व्यक्तिगत रूप से भी जानना चाहते हैं। सबसे पहले खाने की बात कर लेते हैं। खाने पीने में क्या पसंद करते हैं एसपी सिंह बघेल जी? पसंद सब है, भूख लगी हो तो सब, भूख लगी हो तो फिर सब अच्छा लगता है। लेकिन मैं लौकी, तुरई, कद्दू, अरहर की दाल अपने जीवन में किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए अपनी फैमिली के साथ कभी नहीं गया हूं। आगरा होटलों का शहर, अगर मेरे घर में किचन ना बने तो भी जिंदगी भर मुझे भोजन मिल सकता है और जीएम खुश हो सकता है। कभी कभी साउथ इंडियन खाने दासा प्रकाश पे चला जाता हूं, तो मैं ब्रेकफास्ट वाइफ के साथ करता हूं, लंच में लेके जाता हूं, जिसमें लौकी, तुरई, कद्दू या मठा के आलू
इनमें से एक चीज होनी अनिवार्य है। और डिनर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करता हूँ, तो खाने का कोई भी शौक नहीं है, जरा सा भी नहीं है। तो फिटनेस तो बहुत इजी रहता होगा आपके लिए। हाँ, देख रहे हो ना, उम्र का मैन इज ओल्ड व्हेन ही फील्स, वुमेन इज ओल्ड व्हेन शी लुक्स। तो मैं 63 साल की उम्र में अभी फिट हूँ। योगा पसंद करते हैं या जिम? एक दिन करता हूँ साल में, 21 जून को योगा दिवस। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कभी योगा, ध्यान, ये मॉर्निंग वॉक, माफ करना मेरी नकल ना करें, जरूर करें। योगा का बहुत महत्व है, ध्यान का बहुत महत्व है, वॉक का बहुत महत्व है। मैं बाय द वे नहीं करता हूँ, और लौटता हूँ मैं रात के 1 से 2 बजे के बीच में, तो थोड़ा सुबह मुझे दिक्कत होती है, और वॉक भी कभी की नहीं है। लेकिन मैं लोगों से कहूंगा, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, जरूर करना चाहिए। लेकिन एक अच्छे शरीर को लेके मैं पैदा हुआ हूँ, तो अभी तक तो गुजारा हो गया है। बुक्स पढ़ते हैं आप? बेहद। कोई फेवरेट राइटर? जीवन भर का दुख रहेगा कि सब कुछ किया जिंदगी में, पढ़ा कम है। क्योंकि ये मैंने जो एमएससी की है, लॉ की है, पीएचडी की है, एमएचडी की है, ये मैंने डिग्रियां हासिल की हैं। ज्ञान अभी मुझे बहुत कम है। लेकिन मैंने कक्षा 6 में गुलशन नंदा को पढ़ा था। पहले चंपक पढ़ी, फिर चंदा मामा पढ़ा, फिर इस पे आ गया मैं, गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, रानू 8वीं तक पढ़ लिया। 9th-10th में शिवानी को पढ़ लिया। इंटर में मैंने फिर अमृता प्रीतम को पढ़ लिया। फिर बंदोपाध्याय वगैरह को ग्रेजुएशन में पढ़ा। फिर मुझे आचार्य नरेंद्र कोहली की संघर्ष की ओर एक पुस्तक पढ़ने को मिली, उससे बहुत साहित्य में रुचि बढ़ी। फिर शिवाजी सावंत की मृत्युंजय हो, या मैक्सिम गोर्की की माँ हो, रशियन साहित्य भी मैंने बहुत पढ़ा। शेक्सपियर को भी ठीक से पढ़ा है, उसकी मर्चेंट ऑफ वेनिस हो या कॉमेडी ऑफ एरर्स हो। माफ करना, मुझे तैयार नहीं था इस इंटरव्यू के लिए, तो ये मैं रट के नहीं आया हूँ, मैंने ये पढ़ा है। लेकिन मुझे भारत की सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म और धर्म की पुस्तकें जिसमें नैतिक शिक्षा होती है, वो मुझे ज्यादा पसंद है। तो शिवाजी सावंत की मृत्युंजय जरूर पढ़ें, खुशवंत की दिल्ली जरूर पढ़ें, और फिर शिवानी की सुरंगमा, गेंडा, केंजा आदि आदि सब पढ़ ली। अब थोड़ा मानसिक स्तर में अब ये लगता है कि जिससे मन की शांति हो, ऐसी आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने का मन करता है। संगीत सुनते हैं आप? कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है आपका? आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। थोड़ा सा गुनगुना पाएंगे? नहीं, गला भगवान ने नहीं दिया, वो भाषण के लिए दिया, गाने के लिए नहीं दिया। लेकिन इसके वर्डिंग्स देखो, वक्त की सेज पर जिंदगी है मगर चंद लम्हे यही हैं जो आजाद हैं। तो मीनिंग बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से फरीदा खातून साहब ने इसको गाया है, और बहुत अच्छी है। बहुत पुराने सब गाने अच्छे लगते हैं। मूवीज का शौक है? मैं कहूंगा तो उसके लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन मैं यथार्थवादी नेता हूं, इसलिए एक मुक्के से दीवार तोड़ने वाली फिल्म मैं नहीं देख सकता हूं। इनमें से किसी भी हीरो ने अगर दीवार में हाथ मार दिया तो मैं तो प्लास्टर उखाड़ सकता हूं, लेकिन उनके फ्रैक्चर जरूर हो जाएंगे। इसलिए मैं फिल्म देखता हूं अंकुश, अंकुर, आक्रोश, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, दामुल, पार, सारांश, अर्थ, कला फिल्म, आर्ट फिल्म, पैरेलल सिनेमा, सारांश, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, आदि आदि, अर्थ, ये पिक्चरें मुझे बेहद पसंद है। श्याम बेनेगल साहब, गोविंद निहलानी, प्रकाश झा, ये जो बनाते हैं। स्पोर्ट्स में क्या पसंद है आपको? खेल कूद? स्पोर्ट्स में संयोग ऐसा था कि जब मैं डिग्री कॉलेज में था तो मैं 11 टीमों में का सदस्य था, और कप्तान एक का बन सकता हूं, वरना 3 का बनता। तो एक इधर वॉलीबॉल हो रही है तो मैं भाग रहा हूँ, फिर इधर फुटबॉल हो रही है, फिर इधर हॉकी हो रही है, इधर 100 मीटर, 200, 400 आदि आदि। 3 गेम में मेरी रुचि नहीं रही, क्योंकि मैं देहाती बूटा हूँ। एक विलियर्ड मैंने नहीं खेली है, और एक गोल्फ नहीं खेली है, पोलो नहीं खेली है। बाकी 100 मीटर, 200, 400, 800, मैराथन, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इसके बाद क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो खो। एक शतरंज मुझे बिल्कुल नहीं आती, वो शतरंज की चालें, शतरंज भी नहीं जानता, ना राजनीति में मैं शतरंज की चालें खेलता हूँ। और एक और स्पोर्ट्स का मैं बहुत चैंपियन था, स्लो साइकिलिंग। अगर आप मुझे यहाँ साइकिल दे दो तो 3 घंटे में मैं उस दीवार पे पहुंचूंगा बिना पैर लगाए। तो ये स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी। लेकिन कबड्डी भी, खो खो भी। मैं अब बच्चों से कहना चाहूंगा कि अंधाधुंध क्रिकेट की तरफ मत दौड़ो। जो टीम का चयन होता है उसमें गलती हो सकती है, लेकिन इंडिविजुअल गेम, जैसे हमने 100 मीटर की तो स्टॉप वॉच के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। 200, लॉन्ग जंप, हाई जंप,
रेसलिंग आदि में, तो टीम में थोड़ा चांसेस बहुत हो जाता है कि पता नहीं निगाह पड़ी या ना पड़ी। तो इंडिविजुअल गेम और भारतीय खेलों का बहुत अच्छा लग रहा है कि आईपीएल की तरह कबड्डी के भी हो रहे हैं, बैडमिंटन के भी हो रहे हैं, रेसलिंग में भी हो रहे हैं, लोग स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं। मेरा दुख है कि 140 करोड़ का देश जब ओलंपिक में हम तरसते हैं, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, तो थोड़ा दुख होता है। हर बार वर्ल्ड कप फुटबॉल में कुछ ऐसे दो देश मुझे पहली बार पता चलते हैं जब उनका कोई खिलाड़ी गोल करता है या वो कट आउट, अरे ये भी देश रहता है, तो पता चला, मैं गूगल करता हूं, उसकी आबादी आगरा से भी कम है। इथोपिया ले आता है, कभी सोमालिया ले आता है कुछ, तो ये थोड़ा मेरा दुख है। लेकिन हम ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। मैं स्पोर्ट्स के कपड़े चुरा के लेके जाता था जैसे पाप करने जा रहा हूं, तो ये बात ठीक नहीं है। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आगरा के स्टेडियम में 3.5 साल के बच्चों को, पेरेंट्स काफी वही मैं आ रहा हूँ, 3.5 साल के बच्चे को माँ लेके आती है, ग्लूकोज का पानी लेकर के आती है और ग्राउंड पे तब तक बैठती है जब तक बच्चा स्पोर्ट्स करता है। और पहली बार लाल किले की प्राचीर से हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने कहा खेलो इंडिया, इसलिए अब खेल रहे हैं। और खेलो इंडिया भी है, स्कीम भी है, फिटनेस भी है, बिल्कुल, और बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं आत्म प्रशंसा जरा कम करता हूँ। एक बार प्रधानमंत्री जी ने इच्छा जाहिर की कि सांसदों को भी कुछ करना चाहिए। ये टीम में आधे लोग बैठे हैं, हमने एक सांसद खेल स्पर्धा करी और उसमें 30,000 लोगों ने रन फॉर ग्रीनरी कहा, तो केवल स्लोगन नहीं था, 35,000 पेड़ को हमने स्टेडियम की बाउंड्री पे रखे। जबरदस्ती किसी को नहीं देंगे जो डिग्गी में डाल के ले जाए और जो स्वतः ले जाए। और उसमें 34 खेलों का आयोजन किया गया। और अचानक मंगलवार के दिन जब हमारी पार्लियामेंट बोर्ड की एमपीओ की होती है, भाजपा और एनडीए की, तो अचानक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपने जो सांसद खेल स्पर्धा की है जरा बताओ आके। तो कोई मेरे पास था ही नहीं, मोबाइल ये सब चीजें, तो उन्होंने कहा नहीं बताओ। तो देश में हम प्रथम आए थे सांसद खेल स्पर्धा में। तो उसका प्रभाव देखो कि जब सांसद खेल स्पर्धा के बाद में निकलता था तो टेम्पू में जाने वाले छोटे छोटे बच्चे मेरे को बाय बाय करते हैं, तो ये असर पड़ा। तो एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। और अब तो हमारी लड़कियां बहुत अच्छी कर रही हैं। आपको पता है कि आगरा में हमारी 3 लड़कियां इंडिया क्रिकेट खेल रही हैं, 3-4 बच्चे। ये ध्रुव हमारे आगरा का है, जुरेल मेरी लोकसभा का रहने वाला, उसके पहले भी दीपक चाहर वगैरह खेल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के लोगों से, जब हरियाणा आगरा मंडल के बराबर है और हरियाणा में जब मेडल्स आते हैं, चाहे ओलंपिक, चाहे कॉमनवेल्थ में या एशियाड में, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम तो 24 करोड़ की आबादी वाले देश हैं। अब मुझे बहुत खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने गस्टेड अफसर बनाने लगे हैं। अब मुझे याद नहीं आ रहा, एक लड़की जो अभी दौड़ी थी और उससे जब पूछा गया कि तुम पीछे थी, अचानक तुम आगे आ गई, तो क्या सोच रही थी? तो उसने सोची थी मुझे डिप्टी एसपी दिखाई पड़ रहा था। मेरठ या बागपत की लड़की है एथलीट्स में, तो उसने कहा आखिरी के 4 सेकंड में मुझे 3 स्टार दिखाई पड़ रहे थे, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर मेडल लाओगे तो डीएसपी बना देंगे, और वो कांस्टेबल बनना चाहती थी। तो इसने कि डीएसपी बन जाऊंगी, बिल्कुल, वो सरकार ने भी मोटिवेट किया है, हम कह सकते हैं कि सरकार ने भी मोटिवेट किया है। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के थैंक यू। और विकास को लेकर चर्चा हुई, राजनीति को लेकर चर्चा हुई, साथ ही साथ आपने अपने पर्सनल व्यूज के बारे में भी बताया। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के मंच पर। मैं अपना धन्यवाद दे दूं। अक्सर आप लोग कहते हैं कि आप बहुत व्यस्ततम व्यक्ति हैं, आपने समय दिया। मैं अगर 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ का विज्ञापन देता, 10 करोड़, जो मेरी हैसियत नहीं है, नवीन जैन तो दे सकते हैं, अगर मैं 10 करोड़ का विज्ञापन देता तो भी इतने लोगों तक मैं नहीं पहुंच पाता जो न्यूज़ 18 के इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं आज देश भर में पहुंचा हूं।